एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन में डायफ्राम की मसल कॉन्ट्रैक्ट करी थी और एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करी थी। यही दोनों मसल रिलैक्स कर जाएंगे, है ना। तो लिखेंगे यहाँ पे एक बात लिखेंगे, मसल ऑफ डायफ्राम रिलैक्स्ड, जो कॉन्ट्रैक्ट करी थी एक्सपायरेशन में वो रिलैक्स कर गई एंड डायफ्राम बिकम डोम शेप्ड। भुनभुनाना बंद कर दीजिए। मसल ऑफ डायफ्राम रिलैक्स्ड एंड डायफ्राम बिकम डोम शेप्ड। मसल ऑफ डायफ्राम जो कॉन्ट्रैक्ट करी थी रिलैक्स हो जाती है और डायफ्राम फिर से जो फ्लैट हुआ था वो डोम शेप्ड हो जाता है। इसकी वजह से वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर डिक्रीजेज एंटीरियो पोस्टीरियरली। इसकी वजह से क्या हुआ? वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर डिक्रीजेज, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर डिक्रीजेज एंटीरियो पोस्टीरियरली। थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम एंटीरियो पोस्टीरियरली घट जाएगा। दूसरी मसल कौन सी थी? एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल। ऐसे लिख दूं चलेगा? लिखवाया ना एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल। एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल रिलैक्स्ड and sternum goes back to its original position. External intercostal muscle relaxed and sternum goes back to its original position. और sternum के ओरिजिनल पोजीशन पर जाने की वजह से वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर डिक्रीजेज डार्सोवेंट्रली। डार्सल और वेंट्रल प्लेन में थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम घट जाएगा। तो लिखेंगे यहां पर वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर डिक्रीजेज डार्सोवेंट्रली। वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर डिक्रीजेज डार्सोवेंट्रली। अगली लाइन क्या है बेटा? क्योंकि थोरेसिक चैम्बर में और कहीं से तो एयर इंटर कर नहीं सकती। सिंस थोरेसिक चैम्बर इज एन एयर टाइट चैम्बर, हेंस दिस डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर ट्रांसफर्ड टू द लंग्स। क्योंकि थोरेसिक चैम्बर एक एयर टाइट चैम्बर है, इसलिए जो ये वॉल्यूम घटा थोरेसिक चैम्बर का, किसको ट्रांसफर हो जाएगा? लंग्स को। तो लंग्स का वॉल्यूम भी घट जाएगा। मैं लिख रहा हूं यहां पे सिंस थोरेसिक चैम्बर इज एन एयर टाइट चैम्बर, since thoracic chamber is an airtight chamber,
since thoracic chamber is an airtight chamber, hence this decrease in volume of thoracic chamber, ट्रांसफर्ड टू द, किसको ट्रांसफर हो गई? लंग्स। सिंस थोरेसिक चैम्बर इज एन एयर टाइट चैम्बर, क्योंकि थोरेसिक चैम्बर एक एयर टाइट चैम्बर है, हेंस सिंस थोरेसिक चैम्बर इज एन एयर टाइट चैम्बर, hence this decrease in volume of thoracic chamber transferred to the lungs. और जब लंग्स को ट्रांसफर हो गया ये, तो भैया जो लंग्स है उसका वॉल्यूम घट गया है ना, इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीजेज, intrapulmonary volume decreases, intrapulmonary volume decreases, इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम घट जाता। अच्छा, जब इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीजेज, तो मैंने आपको बताया था, रफ वर्क कर रहा हूं थोड़ा सा, पीबी बराबर एनआरटी, P है प्रेशर, V है वॉल्यूम, N है नंबर ऑफ मोल, R है गैस कांस्टेंट, तो ये दोनों तो कांस्टेंट है नहीं। और अगर आप टेम्परेचर भी कांस्टेंट कर दें तो PB बराबर कांस्टेंट, तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। वॉल्यूम बढ़ाएंगे प्रेशर घटेगा, और वॉल्यूम घटाएंगे प्रेशर बढ़ेगा, इनवर्स रिलेशन होता है। तो जब इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीजेज, हेंस इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इंक्रीजेज, लिख रहे हैं हेंस इंट्रापल्मोनरी, हेंस इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इंक्रीजेज, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इंक्रीजेज, intrapulmonary pressure increases and becomes positive in comparison to, atmospheric pressure, and becomes positive in comparison to atmospheric pressure। कहां प्रेशर ज्यादा है? लंग्स के अंदर। और कहां प्रेशर कम है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है। ड्यू टू दिस प्रेशर डिफरेंस एयर गोज आउट। इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से हवा बाहर आ जाएगी थ्रू एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। तो लिखेंगे ड्यू टू दिस प्रेशर डिफरेंस air goes out। Due to this pressure difference air goes out। This is, यही क्या है? एक्सपायरेशन। ये एक्सपायरेशन, दिस इज एक्सपायरेशन, नोट कर लीजिए, दिस इज एक्सपायरेशन। लिखिए
1 इंस्पायरेशन प्लस 1 एक्सपायरेशन इज इक्वल टू 1 ब्रीदिंग और 1 वेंटिलेशन। एक इंस्पायरेशन और एक एक्सपायरेशन को मिला करके 1 ब्रीदिंग और 1 वेंटिलेशन बोलते हैं। इंस्पायरेशन 2 सेकंड का होता है, धन एक्सपायरेशन 3 सेकंड का होता है। एक्सपायरेशन का टाइम 2 to 3 टाइम्स ज्यादा होता है इंस्पायरेशन से, और 1 इंस्पायरेशन, एक इंस्पायरेशन धन एक एक्सपायरेशन बराबर 1 ब्रीदिंग और 1 वेंटिलेशन। 1 ब्रीदिंग और 1 वेंटिलेशन, इसका मतलब एक ब्रीदिंग या एक वेंटिलेशन का टाइम कितना हो गया? 5 सेकेंड। अंडरलाइन कर लेना इसको, इंपॉर्टेंट है। 1 इंस्पायरेशन प्लस 1 एक्सपायरेशन इज इक्वल टू 1 इंस्पायरेशन प्लस 1 एक्सपायरेशन इज इक्वल टू 1 ब्रीदिंग और 1 वेंटिलेशन। इंस्पायरेशन 2 सेकंड का, एक्सपायरेशन 3 सेकंड का, तो एक ब्रीदिंग और एक वेंटिलेशन कितने सेकंड की? 5 सेकंड की। यहां से आप ब्रीदिंग रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हम ब्रीदिंग रेट की बात करें आपसे, तो 5 सेकंड में एक ब्रीदिंग, तो ब्रीदिंग रेट क्या हो जाएगा? 60/5। 5 एक कम 5 हाथ लागे 2, 5 दुनाए 10। अरे 5 एक कम 5, 5 1 जा 5, तो 5 एक कम 5 हाथ लागे 1, 5 दुनाए 10। तो जो ब्रीदिंग रेट है वो जनरली ब्रीदिंग रेट जो है वो 12 बार यहां से आई, वैसे ब्रीदिंग रेट होती है 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। हमने कौन वाला कैलकुलेट करके दिखाया है? 12 वाला। 12 बार से 16 बार हम लोग सांस लेते हैं 1 मिनट में। और आज तक कोई नहीं हुआ किसी बच्चे ने कहा हो कि सर आज हम सांस नहीं लेंगे क्योंकि हम थक गए। क्यों भाई? जरा 2 मिनट मत लो, देखो अभी मजा आएगा पूरा। ठीक है भाई, ये पढ़ा दिया आपको क्या? एक्सपायरेशन। क्या पढ़ा दिया? तो इंस्पायरेशन कैसे होता है वो पढ़ लिया, एक्सपायरेशन कैसे होता है वो पढ़ लिया, ब्रीदिंग रेट पढ़ लिया। आइए जरा 2 मिनट एनसीईआरटी में देखें कि एनसीईआरटी ने क्या लिखा है। मैं आपको पढ़ा रहा था मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, लेकिन चलो मैं एनसीईआरटी पे 2 मिनट बाद लौटता हूं। अभी एक बात करता हूं मैं आपसे, बताइए भैया कि किसमें कौन कौन सी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी इंस्पायरेशन के समय? मसल ऑफ डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल। और एक्सपायरेशन के समय कोई नई मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करी, बल्कि जो मसल कॉन्ट्रैक्ट करी थी इंस्पायरेशन में वही मसल रिलैक्स कर गई। तो मसल ऑफ डायफ्राम रिलैक्स कर गई और एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल रिलैक्स कर गई। ऐसी ब्रीदिंग को नॉर्मल ब्रीदिंग या एब्डोमिनल ब्रीदिंग कहते हैं। अभी जो आप कर रहे हैं इस समय, दिस इज नॉर्मल ब्रीदिंग, और नॉर्मल ब्रीदिंग को एब्डोमिनल ब्रीदिंग कहा जाता है। तो बोलो नॉर्मल ब्रीदिंग, बोलो, सभी लोग नहीं बोल रहे, बोलो नॉर्मल ब्रीदिंग या एब्डोमिनल ब्रीदिंग। तो मास्क हटा के बोलो, तुम्हारा मुंह चल नहीं रहा। बोलो नॉर्मल ब्रीदिंग। कोरोना खत्म हो गया, खुद को जुकाम रहे तो लगाए रहो, बाकी इसमें सांस फूलती वही गंदी हवा फिर ले लेते हो अंदर। तो जिसके लिए मुंह ढका था वही घटना फिर 2 मिनट बाद होने लगती। मैं कई बार देखता हूं कि एक पड़ोसी अपने पड़ोसी को शंका की दृष्टि से देख रहा, नाक बंद कर लिए, इसका मतलब वहां कुछ हुआ है।
तो सुनना, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, बोलो नॉर्मल ब्रीदिंग या एब्डोमिनल ब्रीदिंग में इंस्पायरेशन एक्टिव प्रोसेस है, जबकि एक्सपायरेशन पैसिव प्रोसेस। तो जो नॉर्मल ब्रीदिंग है या एब्डोमिनल ब्रीदिंग है उसमें इंस्पायरेशन एक्टिव है, जबकि एक्सपायरेशन पैसिव है। लिखना है इसी बात को। इन नॉर्मल ब्रीदिंग और एब्डोमिनल ब्रीदिंग, इन नॉर्मल ब्रीदिंग या नॉर्मल ब्रीदिंग को ही क्या बोलते हैं, एब्डोमिनल ब्रीदिंग। इन नॉर्मल ब्रीदिंग और एब्डोमिनल ब्रीदिंग इन नॉर्मल ब्रीदिंग और एब्डोमिनल ब्रीदिंग दोनों घटनाएं होंगी। एक घटना होगी इंस्पायरेशन और दूसरी घटना होगी एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन। और जो ये इंस्पायरेशन है 2 सेकंड का और एक्टिव है। इंस्पायरेशन टाइम मत लिखो, इंस्पायरेशन एक एक्टिव प्रोसेस, जबकि एक्सपायरेशन पैसिव प्रोसेस है। इंस्पायरेशन में 2 मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, मसल ऑफ डायफ्राम and external intercostal muscle। मसल ऑफ डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल, ये दोनों यूज होती है और ये दोनों मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, इन दोनों मसल का कॉन्ट्रैक्ट करती है। बट व्हाट अबाउट एक्सपायरेशन? व्हाट अबाउट एक्सपायरेशन? कोई भी नई मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती, बल्कि मसल ऑफ डायाफ्राम की मसल और एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल क्या कर जाती है? रिलैक्स कर जाती है। तुमको बड़ी गर्दन उठा के देखनी पड़ रही हीरो। ये देखो इधर जगह खाली है, इधर आके बैठ जाओ। वहां तुम्हारा कोई दोस्त बैठा है क्या? इधर आ जाओ बेटा, आ जाओ बाबू, उठ जाओ। उसको बेचारे को बड़ी गर्दन उठा के देखनी पड़ रही। इधर आ जाओ, कितने प्यारे से हो तुम यार, गोलू मोलू, इधर आओ। तुम 11th में पहुंच गए, हम तो समझे यार तुम 6th में पढ़ते हो। आओ तुमको चॉकलेट दिलवाएंगे, इधर बैठो। बड़ा प्यारा ही है मेरा बेटा, भी ऐसे ही मोटा सा है। अरे इसका मतलब ये नहीं कि ये मेरा है, मेरे तो तुम सभी हो। यहां से देखो अच्छा दिखाई दे रहा है ना, वहां से तो तुमको ऐसे देखना पड़ रहा था ना। कोई डरने की जरूरत नहीं है हमसे, हम मारते तो बिल्कुल है ही नहीं। देखो तो इंस्पायरेशन में डायफ्राम की मसल कॉन्ट्रैक्ट करी, आप एकदम बीच में आए, आप है नहीं, तब भी मेरी बातें कुछ समझ में अभी नहीं आ रही हैं थोड़ी बहुत। आज ये चैप्टर बेटा बीच में चल रहा है ना, तो जैसे इंस्पायरेशन हमने इनको पिछले लेक्चर में पढ़ा दिया था, तो अब उसी का अपोजिट चल रहा था, तो इसलिए यहां समझाया नहीं। अभी 2-3 क्लास करना, भाग मत जाना। नहीं कुछ लोग आते हैं हम लोगों को फेल करके चले जाते, एक दिन क्लास ली बोले इनको तो फेल कर। तो ऐसे मत करना, ठीक है? आराम से सुनना, तुमको सब समझ में आएगा। और जो लोग पहले से हैं वो सब कवर करवा देंगे, आपका कोई परेशानी वाली बात नहीं। और हम सब पढ़ा रहे हैं, जो रेगुलर बैच में पढ़ाएंगे वो भी आपका कवर कर देंगे, ठीक है? चलो देखो, तो इंस्पायरेशन में जो मसल कॉन्ट्रैक्ट करी थी वही मसल क्या करती है? रिलैक्स कर जाती है। ऐसे एक बच्चा आया था, मैं पहले जिस कोचिंग में पढ़ाता था वहां, वो बहुत छोटा था वो, और उसको मैं देखा, मैंने कहा तुम कहाँ किससे मिलने आए हो? अपने भाई बहन से।
बोला नहीं सर मैं 11th में हूँ। हमने कहा अच्छा आ जा। सेलेक्ट हो गया इलाहाबाद 12th में। 12th के बाद तो नहीं सेलेक्ट हो पाया। 12th के बाद 1 साल और तैयारी करनी पड़ी। 11th पढ़ा, 12th पढ़ा, उसके बाद 1 साल और तैयारी किया तो MLN मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद से MBBS कर रहा। इंस्पायरेशन के बाद एक्सपायरेशन में क्या लिखना है, तो एक्सपायरेशन में क्या लिखें बताओ। above 2 muscles are relaxed, यही दोनों मसल्स रिलैक्स कर जाती हैं, कोई नई मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती। above 2 muscles are relaxed। इसीलिए नॉर्मल ब्रीदिंग में इंस्पायरेशन तो एक एक्टिव प्रोसेस है, जबकि एक्सपायरेशन पैसिव प्रोसेस है। किस ब्रीदिंग में? नॉर्मल ब्रीदिंग और एब्डोमिनल ब्रीदिंग। एक ब्रीदिंग होती है बेटा जिसको हम लोग बोलते हैं फोर्स्ड ब्रीदिंग। फोर्स्ड ब्रीदिंग या थोरेसिक ब्रीदिंग, ऐसे वाली देखो मेरे तो देखो, और देखो इसको जानबूझ के मैं कर रहा हूं। ये नॉर्मल ब्रीदिंग नहीं है, वो जिसमें हम लोग सीना फुलाते हैं ऐसे, ये नॉर्मल वाली नहीं, इसको बोलते हैं फोर्स्ड ब्रीदिंग, या इसको क्या बोलते हैं? थोरेसिक ब्रीदिंग। अच्छा बाबा रामदेव को देखा, अगर कहीं से फूंक की आवाज आ रही है तो या तो सांप है और या तो बाबा रामदेव है। क्यों? दो ही आदमी फूफा फूफा करते हैं। हम मुंह में पजरी डाल के बोलो फूफा, मजा आएगा खूब, सामने वाले की आंख में पड़ेगा। सुनना एक बात बहुत सुंदर। तो बाबा रामदेव कहते हैं कपाल भाती करो, कपाल भाती। तो हम लोग कपाल भाती कैसे करते हैं? ये गलत है, ऐसे नहीं किया जाता कपाल भाती। ऐसे करते हैं ना, ऐसे करते हैं, ये कपाल भाती सही नहीं है। और कहते हैं कपाल भाती एक बार करो तो पेट की जो चर्बी है ये 1 मिलीग्राम कम हो जाती है। यानी 1000 बार जब कपाल भाती करोगे तो 1 ग्राम घट जाएगा। तो मध्य प्रदेश जो बढ़ा हुआ है ये ऊपर वाला प्रदेश, नीचे प्रदेश, ये बीच में है मध्य प्रदेश। क्यों है? अच्छा भगवान भी बड़े अजीब हैं। फैट जमा करने की जगह जो है यहां नहीं थी सीने में, कि सीना चौड़ा हो जाए एकदम से टाइप का दिखे। जगह नंबर 1, जगह नंबर 2 तो यहां निकल गए, यहां निकल गए नहीं। इसीलिए व्यायाम करता है आदमी कि बॉडी गड़बड़ ना हो, बॉडी डिसेप्ड ना हो। हम तो बड़ा नहीं कर पाते, लेकिन करना चाहिए लोगों को। 4-4, 5-5 क्लास पढ़ाते ही रहते हैं हमेशा, टाइम ही नहीं मिल पाता। कहते हैं लोग जल्दी मर जाओगे, हमने कहा देखा जाएगा जब मर। जो देर से भी मरेगा वो भी कौन सा जवान रह के मरेगा? बुढ़ापे वाला ही टाइम तो बढ़ रहा है, तो साला ना ही बढ़े। अरे जिसकी उम्र बढ़ेगी तो 80 से 90 वाला तो और कष्टकारी होगा, और 90 से 100 वाले में और दिक्कत होगी। इससे अच्छा ज्यादा नहीं, ठीक है। कपालभाति ऐसे की जाती है, पहले एयर निकाल दो, पहले एक्सपायरेशन कर दो। अब करो ये वाली नहीं। और जो आपने लोग नॉर्मल लोग करते हैं ऐसे करते हैं। कहते हैं एक पड़ोसी ने देखा, एक पड़ोसी के घर में माता जी थी जो बुजुर्ग, धीरे धीरे बाहर भीतर हो रही थी बार बार। तो बोले क्या है? बोली मेरी बहू करवा रही है, आजकल योगा की क्लास देखती है, तो योगा की क्लास में कहा गया है सांस को बाहर निकालो, सांस को अंदर करो। सांस को नहीं, सांस को। तो सांस को बाहर निकाल, अब बेचारी बुढ़िया का स्वास्थ्य और सही हो रहा है। तो सुनना एक बात बड़े बेहतरीन है। एक होता है फोर्स्ड ब्रीदिंग या थोरेसिक ब्रीदिंग। अच्छा कभी कभी कुछ दोस्त बहुत हंसाते हैं, कुछ दोस्त बहुत हंसाते हैं, तो कई बार वो ज्यादा हंसा देते। तो कहते यार बंद करो यार, हंसते हंसते पेट में दर्द हो गया। कहते हैं ना यार हंसते हंसते पेट दर्द करने लगा। तो पेट क्यों दर्द करने लगा? तो तुम देखना एक चीज ध्यान से देखना, जब हम
ऐसे करते हैं, ऐसे देखो, जब हम ज्यादा हवा भरने का प्रयास करते, बोलो नॉर्मल ब्रीदिंग में एक पर्सन इंस्पायरेशन के द्वारा एयर का जो वॉल्यूम लंग्स में भरता है, या नॉर्मल एक्सपायरेशन के द्वारा एयर का जो वॉल्यूम लंग्स से बाहर निकालता है, टाइडल वॉल्यूम कहलाता है। जब हम लोग भैया नॉर्मल सांस लेते हैं तो बोलो टाइडल वॉल्यूम की वैल्यू 500 ml होती है। 1 लीटर बराबर 1000 ml, 1000 ml बराबर 1 लीटर, तो 1 ml बराबर 1/500, तो 1000 ml बराबर 1/500 गुणे 1000, और 500 दुनाई 1000, 500 के 2 नोट हो। अच्छा, जब गणित ना लगे तो उसको नोट में कन्वर्ट कर लिया करो, तुरंत समझ में आ जाएगा। तो 500 के 2 नोट हो तो कितनी वैल्यू हो जाती है? 1000, ठीक है। तो 500 ml एयर को बोलते हैं आधा लीटर। आधा लीटर हवा अंदर जाती है, आधा लीटर हवा बाहर आती। लेकिन भैया कभी कभी हम फोर्सफुल इंस्पायरेशन करते हैं, फोर्सफुल इंस्पायरेशन करते हैं। कैसे? देखो ऐसे, पहले हम नॉर्मल वाला एक्सपायरेशन करेंगे। ऐसे देखो, ऐसे कितनी हवा बाहर चली गई? 500। चाहिए हमको ये कि ऐसे सांस भी लें, कितनी अंदर चली गई? 500। यही हम करते हैं, 500 को भीतर 500 को बाहर। फीमेल में ये 350 से 400 ml होती है। पता नहीं क्यों साइंस फीमेल को एबनॉर्मल मानती है, और वो जो डेटा देती है वो किसका देती है? मेल का। तो हम मेल का सारा डेटा दे रहे हैं, क्योंकि साइंस भी मेल का डेटा देती है, वो खुद ही फीमेल है। मैंने कहा साइंस देता है, साइंस देती है, और जो देगी वो तो फीमेल होगी। और दुनिया में ज्यादातर चीजें तो फीमेल हैं, क्यों नहीं? ट्रेन आई, नहीं एक और ट्रेन आया, ट्रेन आया नहीं, ट्रेन आई, बस चली गई तो फीमेल। हवा चल रही है कि हवा आ रहा है, कहते हैं अरे यार इसको बंद कर दो, सर्दी के सीजन में, सर्दी के सीजन में सर गेट बंद करवा दीजिए, बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही है। तो हवा आ रही है कि हवा आ रहा है? हवा आ रही है। हवा भी फीमेल है, पुलिस भी फीमेल है, इसीलिए आज तक कुछ कर नहीं पाई। पुलिस आई, पुलिस गई, है भाई। तो सुनना एक बात, ज्यादातर चीजें दुनिया में फीमेल है, एनसीईआरटी भी फीमेल, इसीलिए तो कहते हैं एनसीईआरटी से मोहब्बत करो, क्योंकि फीमेल प्यार वाली चीज है ना, कोई इसको मारा पीटा थोड़ी जाता है, प्यार किया जाता है। इसकी बातों को सुनो, जो कहे इस कान से सुनो, इस कान से निकाल दो। तो सुनना एक बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, एनसीईआरटी भी, मैंने कब कहा एनसीईआरटी लिखता है? मैंने कहा एनसीईआरटी लिखती है, एनसीईआरटी लिखती है, ऐसे बोलते हैं, इसका मतलब एनसीईआरटी भी फीमेल है। तो सुनना एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, अगर हम ऐसे करें, हमने एक्सपायरेशन किया नॉर्मल वाला, ऐसे कितनी हवा निकल गई? 500 ml निकल गई। अब नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद मैक्सिमम फोर्सफुल इंस्पायरेशन कर रहे हैं। इंस्पायरेशन नॉर्मल वाला नहीं कर रहे हैं, जितनी ताकत है उतनी ताकत लगा के। कैसे? देखो ऐसे, ऐसे देखो, पहले मैंने एक्सपायरेशन किया नॉर्मल वाला, तुम भी करो, जो चीज किया जा सकता है उसको करके सीख लें। एक्सपायरेशन कौन सा किया? नॉर्मल वाला। अच्छा, जब हमने नॉर्मल वाला एक्सपायरेशन किया तो टाइडल वॉल्यूम निकल गया। टाइडल वॉल्यूम कितना निकलता है? 500 ml। तो 500 ml एयर बाहर चली गई, और अब ऐसे खींच रहे हैं, देखो
जितनी ताकत थी पूरी ताकत लगा के खींचा। तो भैया जब हमने पूरी ताकत लगा के खींचा तो 500 ml तो हो गई, जो नॉर्मल इंस्पायरेशन करते तब जाती, और कुछ हवा उसके अलावा भर लिया। नहीं भर लिया क्या? समझ में आ रहा है? पहले हमने नॉर्मल एक्सपायरेशन किया, और जब नॉर्मल एक्सपायरेशन किया तो टाइडल वॉल्यूम के बराबर हवा निकल गई, 500 ml निकल गई ऐसे। अब इसके बाद नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद हम मैक्सिमम फोर्सफुल इंस्पायरेशन कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, और उसके बाद ऐसे, बस इससे ज्यादा नहीं खींच सकते। तो 500 हो गई, और 500 के अलावा कुछ हवा अपने फेफड़े में भर ली। बोलो 500 ml एयर के अलावा जो हवा, एयर का जो वॉल्यूम हमने अपने लंग्स में भर लिया, इसे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं, IRV, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। बोलो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की वैल्यू 2500 ml से 3000 ml होती। 2.5 लीटर से 3 लीटर हवा एक्स्ट्रा, 2.5 लीटर से 3 लीटर एक्स्ट्रा भर लिया। सब लिखवाऊंगा, अभी समझो। इसी को बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब क्या करें? अब सुनना, अब क्या करें? एक चीज और बढ़ा रहे हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग में एयर का जो वॉल्यूम लेते हैं और निकालते हैं उसे क्या बोलते हैं? टाइडल वॉल्यूम। कितने ml पर ब्रीद? 500 ml। अच्छा सुनो, अगर कोई हमसे कहे भैया कि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? देखो कैसे डिफाइन करेंगे। नहीं, देखो कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। बोलो नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद मैक्सिमम फोर्सफुल इंस्पायरेशन में टाइडल वॉल्यूम के अलावा एयर का जो वॉल्यूम हम अपने लंग्स में भर लेते हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। नहीं, ये बात समझ में आ गई कि नहीं? फिर से एक बार देखो। एक्सपायरेशन कौन वाला किया? नॉर्मल वाला। नहीं, मैं ऐसे भी तो कर सकता हूं, ये वाला नहीं किया, दूसरा हो जाएगा तुरंत। हंसने के लिए नहीं बोलना, अब जानते कल सीना दर्द करेगा। वो मैं ये सब तो करता नहीं, कोई मैं जिम्नास्ट थोड़ी हूं, मैं तो टीचर हूं। कलम चलती है, ताकत हमारी कलम में है, शरीर में बहुत ताकत थोड़ी। वो तो खाता पीता हूं अच्छा खासा, इसलिए है। और मेरा शरीर देख के लगता है कि खाते पीते घर का आदमी हूं मैं। सुनना एक बात, ऐसे तुम्हें लगता होगा कि क्यों कहते हैं पहले की नॉर्मल एक्सपायरेशन किया। अरे हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, पहले खूब फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर लें, अब खींचे, अब ये वाइटल कैपेसिटी हो जाएगी, दूसरी चीज हो गई। इसलिए समझना, पहले एक्सपायरेशन कौन वाला किया? ये एनसीईआरटी ने नहीं लिखा, तुम्हें कंफ्यूजन हो जाएगा खट से। वाइटल कैपेसिटी को इंस्पायरेटरी कैपेसिटी लिख दोगे, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना क्या बोल रहे हैं। एक्सपायरेशन कौन वाला किया? नॉर्मल वाले में कितनी एयर बाहर चली गई? ऐसे ऐसे। अब भैया अगर हम ताकत ना लगाएं और नॉर्मल वाला ही इंस्पायरेशन भी करें, तो यही 500 जो बाहर गई है अंदर आ जाएगी। ऐसे 500 बाहर, 500 भीतर, 500 बाहर, 500 भीतर, यही नॉर्मल ब्रीदिंग है। ऐसे आप सांस ले रहे हैं, लेकिन हम बदमाशी कर रहे हैं। बदमाशी क्या कर रहे हैं कि हम एक्सपायरेशन तो नॉर्मल वाला कर रहे हैं ऐसे, लेकिन इसके बाद हम मैक्सिमम फोर्सफुल इंस्पायरेशन कर रहे हैं, मैक्सिमम फोर्सफुल इंस्पायरेशन कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। अब सांस खींच रहे हैं जितनी ताकत हमारे पास, ऐसे। तो 500 वो तो लौटी ही जो निकली थी, उस 500 के अलावा जो भर लिया, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम।
बोलो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV इज द एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर, नहीं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अदर देन टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम के अलावा, टाइडल वॉल्यूम तो भरेंगे ही, वो तो नॉर्मली भर जाता है, लेकिन जब हमने मैक्सिमम फोर्सफुल इंस्पायरेशन किया तो टाइडल वॉल्यूम के अलावा एयर का जो वॉल्यूम भर लिया अपने लंग्स में, बोलो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज द एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर, और एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर के ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, अदर देन टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम के अलावा, टाइडल वॉल्यूम के अतिरिक्त जो हवा भर ली, इट इज एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अदर देन टाइडल वॉल्यूम ए मैन कैन इंस्पायर बाय मैक्सिमम फोर्सफुल इंस्पायरेशन आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। क्या कहलाता है, IRV। वैल्यू कितनी होती है, 2500 से 3000, 2500 ml से 3000। यानी भैया जब हमने ऐसे किया था ऐसे, तो 500 ml एयर बाहर गई थी, और जब ऐसे खींचा था ऐसे, तो 500 वो आई थी, उसके अलावा या तो 2500 आई होगी, या तो 2.5 लीटर एयर आई होगी, और या तो 3 लीटर। अगर सामान्य आदमी है हम लोगों की तरह, टीचर है, डॉक्टर है, जज है, इंजीनियर है, नहीं पढ़ा लिखा आदमी, फिजिकल वर्क नहीं करता, मेंटल वर्क करता है, 2.5 लीटर। विराट कोहली 3 लीटर। इसलिए तो वो लोग ज्यादा दूर तक भाग ले। हम लोग बचपन में क्रिकेट खेलते थे, तो मान लो कि मार दिया, 2 रन मिल गया, और उसने फेंका, थ्रो छूट गया, 1 रन और ले लिया, 22 मीटर की होती पिच, तो 3 बार दौड़ते दौड़ते ऐसे करने लगते थे। और उसके बाद उधर से जब अपोजिट पार्टी का आदमी बॉलिंग करने आता था, तो हम पिच छोड़ देते थे, मतलब अभी रुको, अभी हमें दम भर लेने दो, क्योंकि थक गए। ये लोग नहीं थकते, 3 रन लेके आते हैं, तुरंत फिर खड़े हो जाते हैं। व्हाट अबाउट हॉकी प्लेयर, गेंद के साथ भाग रहा है। व्हाट अबाउट फुटबॉल प्लेयर, जितना तेज फुटबॉल उतनी तेज भाग रहे हैं भाई साहब, फुटबॉल के साथ। हॉकी का प्लेयर, हॉकी का जो प्लेयर है वो गेंद के साथ भाग रहा है कि नहीं भाग रहा है। तो जो प्लेयर होते हैं, जो एथलीट्स होते हैं, जो कमांडोज होते हैं, NSA पैरा कमांडो है, तो उसकी कैपेसिटी ज्यादा है। वो एक बार ऐसे ऐसे सांस भरेगा तो 5 किलोमीटर पे खड़ा होगा, और आप आधा किलोमीटर पे रुक जाए ना, मुंह से खून फेंक देंगे आप। आपका अभ्यास नहीं है। एक कमांडो 10,000 आदमी के बराबर होता है, 10,000 की भीड़ उसे मार नहीं सकती। पैरा कमांडो जो होते हैं, ये मोदी जी के साथ जो चल रहे हैं, वो जो सूट वूट तुम देख रहे हो ना, पांडे सर के एक मित्र हैं, मोदी जी के साथ कई फोटो भी है उनकी। पहले अरुण जेटली के साथ थे, फिर मोदी जी के साथ थे। तो कह रहे थे कि कुलदीप तुम जो हमारा ड्रेस देखते हो, हम 1 मिनट में 400 आदमी मार सकते हैं। 1 मिनट में कितने आदमी मारने भर के है, 400 आदमी। कर गया उधर से अगर आदेश हो जाए तो 400 आदमियों को मार देंगे, और 8 लोग रहते हैं, 8 चौको 32, 3200 आदमी एक मिनट में मार देंगे। वो इतना इक्विपमेंट लिए हैं, वो अंदर सब लैस है, वो खाली नहीं कपड़ा पहन लिया है उन्होंने। और अगर ऐसे आपको मार दें ऐसे, तो आपका पेट फाड़ के उनका हाथ घुस जाएगा, और नाक में आपकी उंगली डाल के ऐसे उखाड़ दें तो बेहोश हो जाएंगे आप खट से। 50 किलो 60 किलो का वजन लेकर 50 किलोमीटर नॉन स्टॉप दौड़ सकते हैं। इसीलिए बहुत यंग आदमी वहां रखा जाता है, तुरंत रिटायर कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। अगर तुम्हारा वेट 50 किलो है, तुम घायल हो गए, तो तुमको पीठ पे लाद करके 60 किलो का वेट पीठ पे लाद करके और जंगल में छोड़ दो, मरेंगे नहीं। जंगल में आप छोड़ दो तो हेलो, मतलब सांप को मार के खा लेंगे, अपने खाने की भी व्यवस्था बना लेंगे, पूरी ट्रेनिंग है। कुत्ता मिलेगा उसको मार के खा लेंगे, सरवाइव कर जाएंगे। हमारे बुआ का एक लड़का वो करा था, हम जाने वाले थे उसमें, लेकिन हमने कहा मैं ये सब नहीं कर पाऊंगा।
मांस वांस मैं नहीं खाता हूं। और उसको ट्रेनिंग से लौटा दिया उन्होंने। कहा तुम कहीं मान लीजिए दूसरी सेना में कोई ऑपरेशन करने गए थे, कुछ कि दूसरे देश में गिर गए और वहां से भागना है, पता लगा कुछ खाने पीने का नहीं, तुम तो मर जाओगे। पूरी फुल ट्रेनिंग होती है उनको। तो ये कमांडो जो है सिंपल आदमी नहीं होता ये। गेटिंग माई पॉइंट? तो उनकी ये क्षमताएं ज्यादा हैं हमसे आपसे, इसलिए सेना का आदमी एक बार सांस भरेगा 10 किलोमीटर पर जाके खड़ा होगा भाग के। आप नहीं भाग सकते। कभी दौड़ के देखना, आधे किलोमीटर में नानी याद आ जाए तुम्हारी। और तुम तो बच्चे हो, थोड़ा बहुत दौड़ लेते हो, हम लोग तो बिल्कुल ही बेकार हो चुके हैं। बस खाली अब पढ़ाने लायक बच्चे हैं बस। जितने भी ऑफिसर्स हैं इनका कोई दम थोड़ी शरीर, 4 आदमी 100 आदमी लगे हुए हैं बगल बगल। तो एथलीट्स की इतना बता क्यों रहे थे? मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, सत्य नहीं है। वो लिखा है कि जो एथलीट्स हैं इनकी रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज नॉर्मल आदमी के बराबर होती हैं। गलत है। इनकी रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज नॉर्मल आदमी से थोड़ी सी ज्यादा है। और ये कहां से हुई है? प्रैक्टिस से, अभ्यास से। समझ में आया? तो वो लोग थोड़ा ज्यादा ताकतवर हैं हमसे आपसे बॉडी के मामले में, क्योंकि उन्होंने इसका अभ्यास किया है, उनको इस चीज की ट्रेनिंग दी गई। तो गलत है ये। एथलीट्स की रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज नॉर्मल पर्सन से थोड़ी सी ज्यादा होती हैं। इसीलिए हर वॉल्यूम का, हर कैपेसिटी का रेंज लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? जैसे टाइडल वॉल्यूम लिखा जाता है 500 से 550 ml, जैसे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम लिखा जाता है 2500 से 3000 ml, जैसे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम लिखा जाता है 1000 से 1100 ml, जैसे रेजिडुअल वॉल्यूम लिखा जाता है 1100 से 1200 ml। रेंज लिखी जाती है। क्यों रेंज लिखी जाती है? जो निचली रेंज है वो हम लोगों की है, और जो हायर रेंज है वो प्लेयर है या एथलीट है या सेना का आदमी है या डिफेंस पर्सन, वो लोग, उन लोगों का एक्स्ट्रा अभ्यास कर करके उन्होंने अपनी इन कैपेसिटीज को बढ़ा रखा। एक होती है भैया मैं पढ़ाऊंगा रेड मसल फाइबर, और एक होता है व्हाइट मसल फाइबर। दोनों में बड़ा अंतर है। रेड मसल फाइबर बहुत धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्शन रेट स्लो होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन करता है और थकता नहीं है। और व्हाइट मसल फाइबर बहुत तेजी से काम करता है और बहुत जल्दी ही थक जाता है। जैसे वेट लिफ्टिंग करने वाला, वेट लिफ्ट, हाई जंप, लॉन्ग जंप, हाई जंप करने वाला आदमी एक ही बार कूदेगा लेकिन उतने में थक जाएगा। तुमने ESPN चैनल देखो तुम, तो जो वेट उठाने वाला आदमी है वो वेट ऐसे उठाया और उठा के बेट को फेंका, पीछे सोफा रखा रहता है, थक गया, सारी ऊर्जा लगा दी उसने अपनी। जब ऐसे झुका था, ऐसे रुका था, अचानक सारी ताकत लगा दी, ऐसे किया और फिर ऐसे रोके रखा, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे पूरी ताकत लगा दी। इतने में एग्जॉस्ट हो गई बॉडी, फेंक के उसको सोफे पे गिर गया ऐसे झम से। और जो उसका ट्रेनर है उसका हाथ पैर दबाने लगता है ऐसे ऐसे। कौन से मसल फाइबर का उपयोग किया? व्हाइट मसल फाइबर। क्रिकेट में कट लगाना है, कट, रेड मसल फाइबर यूज होगा। कौन सा मसल फाइबर यूज? लेकिन आपने आगे बढ़ के स्ट्रेट सिक्स दिया एकदम सट से, कौन सा मसल फाइबर यूज किया? व्हाइट। डिस्क फेंका, डिस्क ऐसे से घूमते रहे, अचानक सट से जितनी ताकत थी, जेवलिन थ्रो, भाला फेंक, भाला उठाया आपने और पूरी ताकत लगा के झोंक दिया आपने, जितनी ताकत थी मार दिया, फेंक दिया ऐसे। तो व्हाइट मसल फाइबर ने काम किया और एक बार फेंकने के बाद तुम्हारे हाथों में तुरंत दर्द आ जाएगा, क्योंकि व्हाइट मसल फाइबर का उपयोग कर दिया आपने और ये थक गई, तुरंत थक गई। एकाएक ऊर्जा शरीर की एग्जॉस्ट हो जाती, और व्हाइट मसल फाइबर थक जाते हैं बहुत आसानी से। तो व्हाइट मसल फाइबर के थकने का टाइम जो बढ़ा लेता है उसी को कहते हैं इनकी बॉडी में स्टेमिना बहुत है। क्या है वो? स्टेमिना। ये होता है इनकी बॉडी में, थकते ही नहीं आसानी।
साधारण आदमी तुरंत थक जाएगा, और एथलीट थकता नहीं है। पांव फिसल गया, गिरे चट्ट से, फिर उठ के भागने लगी। पूरी ताकत से फुटबॉल को किक किया, अब ये थोड़ी किक करने के बाद खड़े रहेंगे, फिर तुरंत भागना है। कहते नहीं इनकी बॉडी में बड़ा स्टेमिना है। स्टेमिना उसे कहा जाता है जब आप अपने व्हाइट मसल फाइबर के थकने का ड्यूरेशन बढ़ा लें। जैसे हमने इसको उठा लिया ऐसे, तो उठाया ताकत से और रोके रहा, सस्टेन किए रहे बिना थकान के, ये स्टेमिना है। क्या है ये स्टेमिना? ये प्लेयर्स तो सब काम करते हैं, हम लोगों को उन सब चीजों से क्या मतलब। बता इसलिए रहे थे कि स्टेमिना बढ़ाते समय, कोई तगड़ा काम करते समय आप नॉर्मल ब्रीदिंग नहीं कर सकते, क्योंकि उस समय आपके ऑर्गन्स को ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है, तो फोर्स्ड ब्रीदिंग की जरूरत है। और फोर्स्ड ब्रीदिंग को थोरेसिक ब्रीदिंग कहते हैं। कौन सी ब्रीदिंग कहते? थोरेसिक ब्रीदिंग। एक बात फिर बता दें, एक चीज और डिफाइन कर दें। चलो अभी डिफाइन करते हैं, पढ़ाना है। अभी तो केवल ये बता रहे थे कि फोर्स्ड ब्रीदिंग या थोरेसिक ब्रीदिंग क्या है। अच्छा, फोर्स्ड ब्रीदिंग या थोरेसिक ब्रीदिंग में इंस्पायरेशन में ये दोनों मसल यूज होती है, एक और मसल यूज होती है, उसको बोलते हैं स्टर्नोमैस्टोइड मसल। जब ऐसे कर रहे थे, ऐसे देखो, ऐसे, तो केवल दो मसल से काम नहीं चल रहा था, एक और मसल आ गई थी। उस मसल का नाम है स्टर्नोमैस्टोइड मसल। स्टर्नोमैस्टोइड मसल यहां लगी सीने में। और एक चीज देखो, बोलो, हम लोग इंस्पायरेशन करें नॉर्मल वाला, इंस्पायरेशन कौन वाला करें? तो करो ऐसे, कितनी हवा गई? 500 ml गई। नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद मैक्सिमम फोर्सफुल एक्सपायरेशन करें। ऐसे करें, देखो ना, हवा अंदर भरी नॉर्मली ऐसे, लेकिन बदमाशी क्या कर रहे हैं? एक्सपायरेशन कर रहे हैं मैक्सिमम फोर्सफुल, लेकिन किसके बाद? नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद। अभी इंस्पायरेशन कौन सा किया? नॉर्मल वाला, तो कितनी हवा गई? 500 ml। अब अगर नॉर्मल एक्सपायरेशन कर देते तो यही 500 ml बाहर चली जाती, लेकिन हम बदमाशी क्या कर रहे हैं? इंस्पायरेशन किया नॉर्मल वाला, एक्सपायरेशन कर रहे हैं मैक्सिमम फोर्सफुल। ऐसे देखो, ये सीना खत्म, ये पेट शुरू। इस समय पेट देखो कितना टाइट है, ये पेट का इंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है। तो सीने के नीचे जो पेट वाली मसल है ना, इनका भी उपयोग करते हैं। जब हम ऐसे करेंगे तो तुम दो काम देखोगे, तुम देखोगे कि पेट भी अंदर गया, सीना भी अंदर गया। ऐसे होके देखो, ऐसे ये चीज देखो घट गई बहुत, और ये पेट अंदर चला गया। यही काम किया जाता है, इसीलिए पेट में दर्द आता है। कपालभाति करते समय पेट की फैट इसीलिए डिसॉल्व होता है। अब सुनना, ये वाला जो हमने ऐसे किया, ऐसे जो किया, इसमें केवल इन तीनों मसल के रिलैक्सेशन से काम नहीं चलेगा, जैसे नॉर्मल एक्सपायरेशन में चल गया था। यहां जो फोर्स्ड ब्रीदिंग होगी, लिखो जरा, लिखो, फोर्स्ड आर थोरेसिक ब्रीदिंग, फोर्स्ड आर थोरेसिक ब्रीदिंग। इन फोर्स्ड आर, बातें नहीं बोलो मत, इन फोर्स्ड आर थोरेसिक ब्रीदिंग, फोर्स्ड ब्रीदिंग में या थोरेसिक ब्रीदिंग में, इन फोर्स्ड आर थोरेसिक ब्रीदिंग इंस्पायरेशन भी एक्टिव है और एक्सपायरेशन भी एक्टिव है। यहां दोनों एक्टिव है। यहां जो इंस्पायरेशन होगा, इसमें क्या होगा? देखो, पहली बात तो ये भैया कि यहां के इंस्पायरेशन में एक एक्स्ट्रा मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, यहां के इंस्पायरेशन में एक एक्स्ट्रा मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी। उस मसल का नाम होगा स्टर्नोमैस्टोइड मसल। कौन सी मसल? तो यहां के इंस्पायरेशन में इंस्पायरेशन एक्टिव है, इंस्पायरेशन हमेशा एक्टिव होता है,
और अब 3 मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी। ये दोनों तो करेंगी ही, एक एक्स्ट्रा मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है फोर्सफुल इंस्पायरेशन में। एक कौन? मसल ऑफ डायाफ्राम। टाइम बहुत जल्दी निकल जाता है। मसल ऑफ डायाफ्राम। दूसरी कौन? एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल। एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल। एक और नई मसल अब कॉन्ट्रैक्ट करेगी जिसको बोलते हैं स्टर्नोमैस्टॉइड मसल। स्टर्नोमैस्टॉइड मसल। स्टर्नोमैस्टॉइड मसल। ये तीनों मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी। ये ऑल द 3 मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा। ये कॉन्ट्रैक्शन होगा इन तीनों मसल का। लेकिन भैया फोर्स्ड ब्रीदिंग का जो एक्सपायरेशन है, नॉर्मल ब्रीदिंग के एक्सपायरेशन में क्या होता था? वही मसल जो इंस्पायरेशन में कॉन्ट्रैक्ट करी थी रिलैक्स हो जाती। लेकिन यहां क्या होता है? यहां एक्सपायरेशन में क्या होता है? सुनना, यहां एक्सपायरेशन में क्या होता है? अब 3 मसल रिलैक्स्ड। लेकिन केवल इनके रिलैक्स होने से नहीं हो पाएगा। केवल इनके रिलैक्स होने से नहीं हो पाएगा। ये तीनों मसल रिलैक्स भी करेगी और 2 नई मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। 2 नई मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। कौन कौन सी नई मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगी? एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी जिसको बोलते हैं इंटरनल इंटरकास्टल मसल। इंटरनल इंटरकास्टल मसल। और दूसरी है एंटीरियर एब्डोमिनल मसल। ये दोनों मसल कॉन्ट्रैक्ट भी करेंगी, तब कहीं जाके फोर्स्ड ब्रीदिंग का एक्सपायरेशन हो पाएगा। ये दोनों मसल कॉन्ट्रैक्टेड। तो जो फोर्स्ड ब्रीदिंग या थोरेसिक ब्रीदिंग है, इसमें इंस्पायरेशन भी एक्टिव है और एक्सपायरेशन भी एक्टिव है। लेकिन नॉर्मल ब्रीदिंग में इंस्पायरेशन तो एक्टिव है लेकिन एक्सपायरेशन पैसिव है। उतार लो इसको। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा गया। ट्रू एंड फॉल्स में पूछा जाता है, स्टेटमेंट में पूछा जाता है। अच्छा भैया देखो, दोनों देख के तुम बताओ, क्या तुम्हें नहीं लगा कि इंस्पायरेशन चाहे नॉर्मल ब्रीदिंग में हो चाहे फोर्स्ड में, दोनों में एक्टिव है? तो कौन हमेशा एक्टिव होता है? इंस्पायरेशन। एक्सपायरेशन कभी पैसिव होता है कभी एक्टिव। अगर नॉर्मल ब्रीदिंग का एक्सपायरेशन है पैसिव है, और फोर्स्ड या थोरेसिक ब्रीदिंग का एक्सपायरेशन है एक्टिव है। क्यों है? कारण पता चला? क्योंकि नॉर्मल ब्रीदिंग का जो एक्सपायरेशन है उसमें कोई भी मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती। इंस्पायरेशन के समय जो जो मसल कॉन्ट्रैक्ट करी थी वही रिलैक्स हो जाती है। जबकि फोर्स्ड ब्रीदिंग में, थोरेसिक ब्रीदिंग के एक्सपायरेशन में 2 मसल कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। इंटरनल इंटरकास्टल मसल। इंटरनल इंटरकास्टल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होगी तो ऐसे रिब्स को नीचे मूव कराएगी, तो स्टर्नम नीचे आएगा, अंदर की तरफ आएगा,
और जब स्टर्नम नीचे और अंदर की तरफ आएगा तो देखो वर्टिब्रल कॉलम और स्टर्नम के बीच की दूरी घटेगी, थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम और ज्यादा घट जाएगा, दबा के निकाल दिया और हवा सीने को। गेटिंग माय पॉइंट? बोलो क्लियर है कि नहीं? कौन सी एक्स्ट्रा मसल इन्वॉल्व होती है फोर्स्ड इंस्पायरेशन में? तो फोर्स्ड इंस्पायरेशन में वो दोनों मसल तो कॉन्ट्रैक्ट करेगी ही जो नॉर्मल में करती थी, एक एक्स्ट्रा मसल इन्वॉल्व होती है जिसका नाम है स्टर्नोमैस्टॉइड मसल। यहां के एक्सपायरेशन में ये तीनों मसल जो कॉन्ट्रैक्ट करी थी रिलैक्स हो जाएंगी, उतने अकेले से नहीं हो पाएगा, दो एक्स्ट्रा मसल को कॉन्ट्रैक्ट भी होना पड़ेगा, इसीलिए यहां का एक्सपायरेशन एक्टिव प्रोसेस है। किन दो मसल को कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ रहा? अरे इंटरनल इंटरकास्टल मसल जानते हो, कहां बताया था? थोरेसिक चैम्बर का स्ट्रक्चर पढ़ाते समय इंटरनल इंटरकास्टल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होगी तो स्टर्नम नीचे और भीतर की तरफ आएगा। देखो दोनों हाथ के बीच की दूरी घट रही है, थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम डार्सोवेंट्रली घट जाएगा। और कौन? एंटीरियर एब्डोमिनल मसल। तो जब तुम ऐसे करते हो ऐसे पेट पर भी जोर इसीलिए पड़ता है क्योंकि पेट की एंटीरियर एब्डोमिनल मसल भी इस बात में इन्वॉल्व हो रही है, और पेट के इंटीरियर एब्डोमिनल मसल जो है ये डायफ्राम को और डोम शेप्ड कर देगी, इधर से धक्का देगी और वॉल्यूम घट जाएगा, थोड़ी ज्यादा हवा बाहर निकल जाएगी। बोलो नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद मैक्सिमम फोर्सफुल एक्सपायरेशन के द्वारा टाइडल वॉल्यूम के अलावा एयर का जो वॉल्यूम हम बाहर करते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहलाता है। बोलो इसकी वैल्यू 1100 से 1200 ml होती है। कितने ml होती है? 1100 से 1200। बोलो भैया, यानी जब हमने ऐसे किया था ऐसे तो 500 ml एयर अंदर गई थी, लेकिन जब ऐसे किया था तो 500 वो आई और 1100 ml से 1200 ml और आई। 500 के अलावा जो 1100 से 1200 ml एयर हमने बाहर कर दिया, दैट इज नोन एज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ERV। सब लिखवा रहा हूं, परेशान मत हो। ERV क्या है? बोलो ERV इज द एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर a person can expire by maximum forcible expiration after normal inspiration। नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद मैक्सिमम फोर्सफुल एक्सपायरेशन से टाइडल वॉल्यूम के अतिरिक्त एयर का जो वॉल्यूम बाहर कर देते हैं दैट इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब एक बड़ी सुंदर बात, थोड़ा सा और पढ़ा देना, लिखवाने का टाइम नहीं है तो लिखवाएंगे नेक्स्ट टर्न पर, या एनसीईआरटी से पढ़ देंगे, अभी ब्रीदिंग भी तो पढ़ना है, पढ़ा दिया, पढ़ा कहां? अच्छा भैया, इसका एक मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि हम अपने रेस्पायरेटरी वॉल्यूम्स को बढ़ा घटा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। बोलो रेस्पायरेटरी वॉल्यूम्स और रेस्पायरेटरी कैपेसिटीज को जिस यंत्र से मापते हैं, मेजर करते हैं, उसे स्पायरोमीटर कहते हैं। स्पायरोमीटर। बोलो और इस ब्रांच को स्पायरोमेट्री कहा जाता है। क्या कहते हैं? स्पायरोमेट्री। जो एमडी डॉक्टर होता है उसके पास रखा रहता है, कभी सांस लेने में दिक्कत हो रही है, मुंह में लगा देंगे, फूंको, उससे कितना फूंक पा रहे हो, कितना वॉल्यूम है नहीं? तो सुनना, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक और बड़ी सुंदर बात, जब हम मैक्सिमम फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर देते हैं, यानी कि ऐसे कर देते हैं, ज्यादा बार नहीं करेंगे, तकलीफ होती है, यहां पे कल दर्द आएगा, ये जो मसल्स एक्स्ट्रा यूज हो रही हैं,
कई बार कई बैच में वही चलने लगता है ना, तो हमने कहा यार हुआ क्या हमको, ये सीने में दर्द हो रहा है, जकड़न सी है, तो हमको पता लगा हमने क्लास में जो कलाकारी करी है ये वही है। अच्छा, ऐसे प्रैक्टिकली क्लियर हो जाता है एकदम। जब मैं मैक्सिमम फोर्सफुल एक्सपायरेशन से जितनी एयर अपने लंग से बाहर कर सकता हूं कर दिया हमने। ऐसे देखो, ऐसे अब इस समय मेरे लंग्स में जो हवा भरी है दैट इज रेजिडुअल वॉल्यूम, यानी मरकर भी जिस हवा को हम बाहर नहीं कर सकते, जिस दिन मर के आप पड़े रहोगे ना उस दिन फेफड़े में कुछ हवा बनी रहेगी। आप मैक्सिमम फोर्सफुल एक्सपायरेशन के द्वारा अपने फेफड़े को पूरी तरह से हवा से खाली नहीं कर सकते। जैसे जब हमने ऐसे किया, ऐसे अभी जो वॉल्यूम भरा है, अभी भी कुछ भरा, उसको बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। कौन सा वॉल्यूम? रेजिडुअल वॉल्यूम। डिफाइन कैसे करें? कैसे डिफाइन करें? बोलो, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन आवर लंग्स इवन आफ्टर मैक्सिमम फोर्सफुल एक्सपायरेशन। बोलो, मैक्सिमम फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बावजूद एयर का जो वॉल्यूम हमारे फेफड़े में, हमारे लंग्स में बचा रह जाता है, दैट इज नोन एज रेजिडुअल वॉल्यूम। तो कितने वॉल्यूम पढ़ाए? 4। बोलो, नॉर्मल ब्रीदिंग में, बोलो नॉर्मल ब्रीदिंग में एयर का जो वॉल्यूम हम भीतर बाहर करते हैं टाइडल वॉल्यूम कहलाता है। टाइडल वॉल्यूम की वैल्यू 500 ml होती है। रेंज बताना हो 500 से 550 ml। कितने ml? प्रत्येक ब्रीदिंग में वॉल्यूम जितने डिफाइन है ये पर ब्रीद डिफाइन है, पर मिनट नहीं डिफाइन है। एनसीईआरटी ने लिखा कि 1 मिनट में 6000 ml से 8000 ml। कहां ऐसी वैल्यू दे रहे हो यार? हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे क्या? 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हो? अभी लिखवाया है 12 से 16 बार। अगर 12 बार सांस लिया तो 12 पंचे 60, 6000 ml हो गया। और अगर 16 बार सांस लिया तो 16 पंचे 80, 8000 ml। बट 6000 ml एंड 8000 ml इज नॉट टाइडल वॉल्यूम, क्योंकि कोई भी वॉल्यूम डिफाइन होता है पर मिनट की पर ब्रीद एक सांस में। तो टाइडल वॉल्यूम की परिभाषा याद हो गई, वैल्यू याद हो गई। बोलो, टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम को शॉर्ट में क्या लिखेंगे? टीबी। पहले याद कर लो, फिर लिखवाता हूं और फिर लास्ट में ट्रिक बताता हूं, कभी गलत ही नहीं होगा। एक इतना छोटा सा आइडिया ऐसे बना के बंद कर दूंगा बॉक्स में, उसको अगर आपने याद कर लिया कोई सवाल गलत नहीं होगा। लेकिन पहले कठिन कठिन समझो, पहले याद हो जाए तुम्हें, ट्रिक बाद में चलती है। बोलो, टाइडल वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑफ एयर inspired or expired by a person during normal breathing। नॉर्मल ब्रीदिंग के दौरान एयर का जो वॉल्यूम तुम इंस्पायर या एक्सपायर करते हो ये टाइडल वॉल्यूम है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 500 से 550 ml। एक वैल्यू टिक करना हो 500 ml, आधा लीटर। बोलो यार। दूसरा सुनो, बोलो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। बोलो IRV, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अक्सर ऐसे दिया जाता है IRV, TB, ERV, RV। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है? पढ़ा चुके। बोलो, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज द एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर। एडिशनल वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ? अदर देन टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम के अतिरिक्त, टाइडल वॉल्यूम के अलावा। बोलो, IRV इज द additional volume of air a person can inspire by maximum forcible inspiration after normal expiration। ये जोड़ना बहुत जरूरी है, आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। बोलो, ERV एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज द एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर
ए पर्सन कैन एक्सपायर बाय मैक्सिमम फोर्सबल एक्सपायरेशन आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन। बोलो, द वॉल्यूम ऑफ एयर remaining in our lungs even after maximum forceful expiration is known as residual volume। 1100 से 1200 ml, एक वैल्यू 1200 ml, एक वैल्यू टिक करना हो 1200 ml। अच्छा, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की वैल्यू नहीं बताया। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की वैल्यू 1000 से 1100, एक वैल्यू टिक करनी हो 1100। रेजिडुअल वॉल्यूम की वैल्यू 1100 से 1200 ml, एक वैल्यू टिक करनी हो 1200 ml। अच्छा भैया सुनो, ये रेंज क्यों बताया जाता है? अलग अलग होता है। एथलीट्स में, पैरा कमांडो में ये क्षमताएं किसी नॉर्मल इंसान से थोड़ी सी ज्यादा। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा गया, मैं बताऊं आपको। बोलो, हम लोग अपने मम्मी के पेट में ना सूसू करते हैं, ना पोटी करते हैं, ना सांस लेते हैं। बड़ी अजीब व्यवस्था है, ना पोटी होगी, ना सूसू होगा, और ना सांस लेंगे। सांस भी नहीं लेता है एम्ब्री। ये सारी चीजें कैसे हो रही हैं? मदर के प्लेसेंटा से डिफ्यूज होकर ऑक्सीजन उसकी बॉडी में जाती है, और उसकी बॉडी से CO2 डिफ्यूज होकर मदर के ब्लड में आ जाती है, प्लेसेंटा को क्रॉस करके। खाना भी नहीं खाता, तो खाएगा नहीं तो पोटी भी नहीं करेगा, क्योंकि मदर के ब्लड से न्यूट्रिएंट्स प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करके अम्बिलिकल कार्ड के द्वारा फीटस के पास पहुंच जाते हैं। 12th में पढ़ाऊंगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन, प्लेसेंटा। और उसके जो बेस्ट प्रोडक्ट है वो भी प्लेसेंटा से मम्मी के ब्लड में चला जाता है। न सांस लेने की जरूरत, न खाने की, न सूसू की। अमोनिया भी चला गया ब्लड के, मम्मी के ब्लड में। इसीलिए जब तुम डॉक्टर बनोगे और नई नई डिलीवरी फाइनल करोगे, तो जो बच्चा पैदा होता है, प्लेसेंटा तो टूट गया, प्लेसेंटा टूट गया तभी पैदा हुआ। अभी अम्बिलिकल कार्ड से मम्मी से जुड़ा है, यहीं पर कुछ से काट के अलग कर दिया। मम्मी से हम लोग पैदा हुए तब भी जुड़े थे, यहां से कनेक्शन था, यहीं तो काट दिया, फिर यहां पाउडर लगा दिया, सूख गया, अब बन गई प्यारी सी हब, मोस्ट गंदा पार्ट ऑफ आवर बॉडी। लेकिन नहाते समय इसको साफ कर लिया करो, हब बहुत गंदी होती, इसमें तेल लगा दो तो जो मिट्टी उट्टी जमी है इसमें वो साफ हो जाएगी। तो हब बड़ी गंदी होती। सेंटर है हमारी बॉडी का, सेंटर ऑफ मास। अगर ऐसे उंगली लगा के ऐसे शरीर को खड़ा कर दो तो एग्जैक्ट आधा इधर लटकेगा, आधा इधर। ऐसे नहीं लगता, जैसे लगता है भगवान ने पूरे शरीर पे चमड़ी चढ़ा के और यहां ला के जोड़ के कुछ से काट दिया, पैक कर दिया। नहीं तो सुनना एक बात बहुत सुंदर। जब तुम नई डिलीवरी देखोगे तो तुमको लगेगा ये बच्चा तो गया। क्यों? क्योंकि जब वो पैदा होगा तो ये नहीं कि पैदा होके ऐसे सांस ले, ऐसे सांस लेता। देखो जैसे पहला पैदा होगा 2-4 बार केवल इंस्पिरेशन करेगा, अंदर से लौट के कुछ नहीं आएगा। क्या भर रहा है वो? रेजिडुअल वॉल्यूम। ऐसे भरेगा, देखो ऐसे। तुमको लगेगा अरे तो गया, गया नहीं, रेजिडुअल वॉल्यूम भर रहा है। और जब उसका रेजिडुअल वॉल्यूम भर गया तब अभी लौट के आया, अब आया मजा, अब कुछ हवा भर लिया, अब वो सांस लेगा। अच्छा बता क्यों रहे थे? मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि एक बच्चा पैदा हुआ, एम्स का क्वेश्चन, एक बच्चा पैदा हुआ मर गया या मरा हुआ पैदा हुआ पता नहीं, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि स्टिल बर्थ हुई है, मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ है। लेकिन तीमारदार जिनका बच्चा है, पेशेंट वाले कह रहे हैं जीवित पैदा हुआ था, डॉक्टरों की लापरवाही से पैदा हुआ था। तो कैसे इस बात को पता लगाएंगे कि मरा हुआ है कि जीवित पैदा हुआ था बाद में मरा? बच्चा तो मर गया है। अब इस बच्चे का पोस्टमार्टम किया जाएगा। क्या किया जाएगा? पोस्टमार्टम। और पोस्टमार्टम करके लंग्स निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? लंग्स निकाल करके
एक जार में पानी भर के लंग्स डाल दे देंगे उसी के अंदर जार में। भैया अगर मरा हुआ पैदा हुआ, अगर स्टिल बर्थ हुई होगी, स्टिल बर्थ माने होता है मरा हुआ बच्चा पैदा होना, तो बताओ अगर मरा हुआ पैदा होगा तो क्या बाहर आके सांस ली होगी? नहीं ना। और अगर बाहर आके सांस नहीं ली होगी तो उसके फेफड़े में रेजिडुअल वॉल्यूम नहीं होगा, फेफड़ा सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा। अगर फेफड़ा पानी में डूब जाए, कौन सही कह रहा है? डॉक्टर्स सही कह रहे हैं। मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ था, वो तो उसका बच्चा है, उसको इमोशनल लगाव है तो करा, नहीं जिंदा था। लेकिन भैया अगर फेफड़ा तैरने लगे, समझ गए ना, अगर लंग्स फ्लोट करने लगे, इसका मतलब कौन झूठ बोल रहा है? डॉक्टर्स झूठ बोल रहे हैं। वो जीवित पैदा हुआ था, उसने बाहर आके सांस लिया है और उसके लंग्स में रेजिडुअल वॉल्यूम भरा हुआ। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट ऑन नेक्स्ट डे, अब अगले दिन फिर यहां से चैप्टर को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हीरो तुम पछताना, परेशान मत हो ना अभी। हाँ ठीक है, 2-3 क्लास बेटा पढ़ना। इसलिए कहते हैं ना बार बार, क्योंकि यहां 2-3 कोचिंगें फाउंडेशन चलाती हैं। यहां रहोगे तो बहुत अच्छे अच्छे लोग पढ़ाते हैं, ठीक है, आपको समझ में सब आ जाएगा। और दूसरी जगहों पर जूनियर टीचर पढ़ाने के लिए। असलियत में सबको बड़ा बड़ा बैच पढ़ाना पसंद है। चलो उस बैच में दिखाएं अभी कितने लोग बैठे हैं। हम खुद मॉर्निंग में बुलाएंगे तो देखना कितनी आवाम बैठी रहती है। तो दूसरी जगह लोग क्या करते हैं कि जूनियर टीचर भेज दिया पढ़ाने फाउंडेशन, और यहीं गड़बड़ी कर दिया। फाउंडेशन माने होता है नींव, और फाउंडेशन तो बहुत मजबूत होना चाहिए। फाउंडेशन में सबसे बड़े टीचर को पढ़ाना चाहिए, क्योंकि फाउंडेशन से ही टॉपर पैदा होते हैं हमेशा। तो अच्छे से पढ़ो और इस बात को सही साबित करो, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट।